आवाज आ गई ना? हेलो कर दो चालू अब। हेलो। हाँ जी। जय हिंद, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो वर्णमाला का जो पार्ट चल रहा था वो पार्ट हमने कल फिनिश कर लिया था, कल की क्लास में। तो आज के लिए नई हेडिंग आपको डालनी है, और एक ऐसा टॉपिक जो हिंदी व्याकरण को जीवित रखता है, जो हिंदी व्याकरण को मजबूत बनाता है, अपनी भाषा को मजबूत बनाता है। अर्थात कहने का भाव मेरा ये हुआ कि जो भाषा में जो शब्द बनाए जाते हैं, आप भाषा में शब्दों को बनाते हैं बहुत सारी प्रक्रिया होने के बाद में, उसमें से एक प्रक्रिया है सर संधि। और बच्चों का ये वाला जो टॉपिक है वो फोबिया टाइप का होता है। मतलब जैसे संधि का नाम आ गया, ऐसा लगता है भैया हिंदी तो महाभारत हो गई। लेकिन उसको आप जितना आसानी से एक इजी वे में समझोगे, उससे कहीं आसान ये बिंदु आपका रहने वाला है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ में आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ में, जब तक मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूं, जब तक आप मेरे साथ में पढ़ो और ये नहीं कहोगे सर ये फोबिया है, आपका फोबिया निकल जाएगा। तो हेडिंग डालो, काम शुरू कर दो। और यहाँ पे नोट करना है आपको, आपका तीसरा जो टॉपिक है वो आपका है कौन सा? संधि। कौन सा टॉपिक है आपका? संधि। संधि प्रकरण। तो आपको हेडिंग डालनी है संधि प्रकरण। ठीक है। तो आप जब किसी भी बिंदु का टॉपिक का नाम डालते हो तो आपके मन में कई सवाल जब आपके बीच में आते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में ये आया होगा कि सर संधि क्या है? संधि क्या है? तो सबसे पहला आपके बीच में सवाल आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है साथियों, संधि क्या है? संधि क्या है? जब भी आपके सामने कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई चीज आपको जब दिखाई देती है तो आप ये कहते हो कि वो है क्या। मान लो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये क्या है, आपके मन में सवाल का जो जवाब आया कि सर ये तो एक मार्कर है, यानी कि एक स्टाइलस पेन है जो डिजिटल बोर्ड पर लिखने के काम आ रहा है। मैं ये कहूं जो ये मैंने लगा रखा है जिससे मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है, ये क्या है? तो ये है आपका एक माइक है। और वैसे ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर आपके लिए ध्वनि क्या है, वैसे ही आपका संधि क्या है। तो नोट करेंगे सभी साथी। तो संधि जो आपकी क्या है आपको ध्यान में रखना होगा। तो जैसे कि आपको व्याकरण के परिचय में मैंने आपको बताया था, संधि जो है वो आपकी शब्द संरचना की इकाई है। मैंने यहाँ पे कहा सर ये क्या है? आपकी शब्द संरचना की आपकी इकाई है। क्या है साथियों? आपकी शब्द संरचना की आपकी इकाई है। क्या है साथियों? आपकी शब्द संरचना की इकाई होती है। अब जब हम यहाँ पर अगर बात करें, एक मिनट में अभी चला लेता हूँ मोबाइल में भी ये क्लास। तो शब्द संरचना की जब ये आपकी जब आती है तो उसके बारे में अगर हम बात करें कि सर ये आपकी शब्द संरचना की आपकी एक इकाई होती है। सभी साथियों को नमस्कार, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। तो देखो भाई, ठीक है, और ऑफलाइन वाले बच्चे भी इसको नोट करेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट करेंगे, और जहाँ पर भी आप बैठे हो, जिस कोने में भी आप बैठे हो, वो नोट करेंगे। तो मैंने कहा सर ये शब्द संरचना की आपकी क्या होती है? इकाई होती है। और जब हम शब्द संरचना की बात अगर हम करें तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, शब्द संरचना की कितनी इकाइयाँ होती है? तो आपको ध्यान में रखना होगा सर, शब्द संरचना की आपकी 4 इकाइयाँ होती है। तो इन 4 इकाइयों की बात अगर मैं करूं आपसे, तो ये 4 इकाइयाँ आपकी कौन सी होती है? शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती है। तो 4 इकाइयों की बात अगर करी जाए तो आपके लिए पहली जो इकाई आती है उसको संधि का नाम, दूसरी जो इकाई आती है उसको समास, तीसरी जो आपकी इकाई आती है, तीसरी जो आपकी इकाई आती है वो आपकी आ जाती है सर उपसर्ग, और चौथी जो इकाई आपकी आ जाती है सर प्रत्यय। चौथी इकाई आपकी आ जाती है सर प्रत्यय। अब जब हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं साथियों
अब जब उपसर्ग और प्रत्यय आ रहा है, संधि और समास जब आपके बीच में आ रहा है, तो आपके मन में सवाल ये आता है कि सर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये काम क्या करते हैं। तो जैसा कि हमने जब व्याकरण का जब परिचय पढ़ा था आपके सामने, तो मैंने ये कहा था भैया संधि का काम क्या है, समास का काम क्या है, उपसर्ग का काम क्या है और आपका प्रत्यय का काम क्या है। ये सभी के सभी चारों जो इकाइयां होती है ये भाषा में नए शब्दों का निर्माण करती है। लो कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कहा सर आपके सामने, जिस प्रकार से आपको मैंने कहा सर एक शब्द है राम, क्या है, एक शब्द है आपका राम, और उसके साथ में आप एक शब्द और जोड़ दो अवतार। अब भाषा में दोनों अलग अलग शब्द है, राम का अपना अर्थ होता है और अवतार का एक अपना अर्थ होता है। समझ पा रहे हो ना इस बात को, भाई राम एक अपना अलग शब्द है और अवतार अपना अलग शब्द है। लेकिन जब आप इनके ऊपर ए के बाद में जब ए जोड़ते हो, भाई ए के बाद में जब ए जोड़ते हो तो आपको पता है सर यहां से विकार जब उत्पन्न होता है वो आपका आ का विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, आपका आ का विकार उत्पन्न होता है, और शब्द जब आपका बनाया जाता है तो वो बनाया जाता है सर रामावतार बनाया जाता है। अब आपको हमने यहाँ पे कहा सर शब्द जो आपका बन गया वो बन गया रामावतार, एक नया शब्द बन गया आपके सामने। और ये किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से आपके बीच में हुआ, ये वाली जो प्रक्रिया थी वो आपकी संधि की प्रक्रिया थी। तो अभी जो हमने रामधन अवतार बनाकर आपने रामावतार शब्द बनाया और भाषा में रामावतार एक नया शब्द बन गया, उसी प्रकार से आप उपसर्ग से आपका समास से आपका सबसे शब्द बनता है। लेकिन हमें तो अभी संधि पढ़नी है ना, चलेगा। अभी हम यहां से आगे बढ़ेंगे और अगली बात आपके सामने मैं ये नोट करने वाला हूं कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो आपकी कैसे हुई। संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति जो है वो आपकी कैसे होती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, अर्थात संधि शब्द आपका बनता कैसे है। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा संधि शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो आपकी कैसे होती है। पहले दिन ही आपको मैंने बताया उत्पत्ति शब्द को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप जब हिंदी भाषा में पढ़ रहे हो तो किस शब्द को अवॉइड करना है, उत्पत्ति शब्द को अवॉइड करना है, क्योंकि उत्पत्ति का परिष्कृत रूप क्या होता है, व्युत्पत्ति होता है। तो आपके सामने संधि शब्द की व्युत्पत्ति जब होती है, अर्थात ये संधि शब्द बनता कैसे है, तो आपको पता होगा भैया सम धन धी जब आपके बीच में आ जाता है तो आपका शब्द बनता है, संधि बनता है। क्या बनता है साथियों, आपका संधि बनता है। तो यहां पर मैंने कहा कि जब आपके सामने सम आपका क्या है, उपसर्ग है, सम क्या है आपका उपसर्ग है, और धी आपका क्या हो जाता है सर, यहां पर आपका एक शब्द हो जाता है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जिसका अर्थ क्या होता है आपका जोड़ना होता है। सम आपका उपसर्ग है और धी आपका एक शब्द है जिसका मतलब है जोड़ना, और सम उपसर्ग का मतलब क्या होता है, समान रूप से जोड़ना। यहां पर आपके लिए सम और धी की बात अगर करी जाए तो आपके लिए समान रूप से जोड़ना इसका अर्थ हो जाता है। सम और धी को अगर आप जोड़ोगे तो अगर आप यहां पर दोनों शब्दों की बात करोगे तो इस शब्द में आपकी व्यंजन संधि का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द में आपका किसका प्रयोग किया जाता है, आपका व्यंजन संधि का प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखना भविष्य में जब भी आप किसी भी शब्द में सम उपसर्ग जोड़ते हो तो वहां पर डेफिनेट व्यंजन संधि का रूल लगेगा। अब मैं किस में परिवर्तन हो रहा है वो अगले शब्द के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका अगला जो शब्द है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो आपका सम और जो धी है उसको आप जोड़ोगे तो व्यंजन संधि का रूल आप लगाओगे। आपको पता होगा सर यहां पर आपके लिए सम जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है समान, इसका अर्थ होता है भैया सम्यक, और इसका अर्थ होता है आपका बराबर। सम है, समान है, और इसका अर्थ होता है आपका बराबर। तो अगर हम इन तीनों शब्दों की बात करें सम, समान और बराबर है, इस सम उपसर्ग का अर्थ है। आप जैसे भी शब्दों के साथ जोड़ो आप इसका अर्थ ग्रहण कर लो। उसी प्रकार से आप धी का अर्थ दो जोड़ोगे, आप लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जोड़ना। दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाने से आपका संधि शब्द बनता है। तो आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपका क्या बनता है, समान रूप से जोड़ना। क्या, समान रूप से जोड़ना, ये संधि का अर्थ यहां पे हो जाता है अगर इन दोनों शब्दों को देखा जाए। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है भैया कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का
शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नोट कर लेना यहाँ तक, जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ तक आपके लिए नोट करेंगे। अगले पेज पर हम नोट करने वाले हैं संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भाषा में यदि शब्दों की बात अगर करी जाए तो शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है आपको उस शब्द के अर्थ के अनुरूप लेना है। मान लो कि मैं अगर आपसे पूछूं कि सूरज का अर्थ क्या होता है, तो आप तो स्वाभाविक सी बात है सूरज का अर्थ ये कहोगे कि सूरज तो सूर्य को कहा जाता है। ऐसे थोड़ी कहोगे भाई सूरज तो सूर्य सर को कहा जाता है, नहीं, ये तो मेरा नाम है, लेकिन हम पूछ रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। हम पूछ रहे हैं आपका इसका जो अर्थ है वो आपके बीच में क्या होता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पर यदि आपने लिख लिया होगा तो आ जाओ भैया अगले पेज पर। अगला जो आपका आ जाता है बिंदु, यहां से आपको ध्यान में रखना होगा संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, संधि शब्द का, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। अब जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों, आपको ध्यान में रखना होगा संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका क्या होता है। हमेशा याद करना व्याकरण में जो दिया गया जो शब्द है उस शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि का, संधि का पूछा जा रहा है तो संधि का अर्थ बताना है, इसका रूल नहीं बताना, इसका लक्षण नहीं बताना आपको। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपका कौन सा, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपका मेल, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाप, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपका जोड़, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपका समझौता। अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप, समझौता। अब आपसे ये पूछा गया कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका मेल, मिलाप, समझौता होता है, तो यहाँ पर समझौता किसका होता है, यहाँ पर मिलाप जो है वो किसका होता है, तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अभी अभी हमने ये जाना कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका है मेल और मिलाप। किसका मेल होता है, तो देखो ये आपका एक शब्द होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक शब्द होगा ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी संधि में कि जो आपके दो जो शब्द आपके बीच में आ जाते हैं, ठीक है, उन दोनों शब्दों की बात अगर करेंगे हम तो ध्यान में रखना ये जो आपका शब्द कहलाता है ना, ये जो शब्द कहलाता है इसको बोलेंगे हम प्रथम शब्द। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस शब्द की है प्रथम शब्द, और उसके ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है आपकी द्वितीय शब्द की। खेल यहीं पे चलता है संधि का पूरा। यहां पर आपके लिए कौन सा शब्द है आपका द्वितीय शब्द। आपने सुना होगा प्रथम शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में, इसका अंतिम उसका पहला, ऐसा सुना होगा ना आपने, तो वही है यहाँ पे। ये कह रहा है आपको कि प्रथम शब्द का जो अंतिम होता है यहाँ पर जो वर्ण आपका होता है, यहाँ पर आपका एक वर्ण होता है और यहाँ पर भी आपका एक वर्ण होता है। अब ये कह रहा है साथियों इस वर्ण में और इस वर्ण में जब समझौता होता है, सबसे पहले इसमें जोड़ होगा और इसी में आपका समझौता होगा, क्योंकि यहां पर माना जाता है संधि जो होती है उसमें दो शब्दों का योग नहीं होता, दो परस्पर वर्णों का योग होता है। यानी कि जो प्लस का जो निशान दिया जा रहा है उस प्लस के निशान से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस प्लस के निशान से पहले जो है वो आपका कौन सा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, या प्लस के बाद में आपको कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इन दोनों वर्णों का क्या होता है आपका योग होता है। सबसे पहले क्या होता है साथियों आपका इन दोनों वर्णों का योग होता है। पहली जरूरी चीज आपको याद करनी है। अब आपको थोड़ा सा और समझना होगा कि जब आपका इनका योग होगा, कैसे कह रहा हूं, आ जाओ उदाहरण देखो साथ ही साथ में। यहां पर मैंने कहा साथियों एक शब्द है आपका देव और दूसरा शब्द है आपका आल्य। आपके सामने पहला शब्द भी दिख रहा है और यहां पर आपके लिए दूसरा शब्द भी आपको दिखाई दे रहा है। एक देव दिखाई दे रहा है तो दूसरा आल्य शब्द आपको दिखाई दे रहा है। करना क्या है, वही काम करना है। सबसे पहले प्लस का निशान आप देखिएगा, प्लस का निशान देखते ही आपको पहले का अंत, पहला जो शब्द है वो देखो, दूसरा शब्द आपको देखो। भाई इतना तो आप जानते ही हो ना कि जब आपने पहला जो शब्द है वो आपने देखा
तो उस पहले शब्द के अंत में ये रहा प्लस का निशान। अब इसके अंत में क्या है, तो इसके अंत में है आपका ए। इसका अंतिम वर्ण आपको लेना है, इसका अंतिम वर्ण है इस पहले का और इसका पहला वर्ण है। तो यहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ। अब भैया इनका करो समझौता, क्या करो, इनका करो समझौता और इनका करो जोड़। इनका कीजिए आप समझौता और इनका कीजिए आप जोड़। शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं इसका क्यों रखा गया, कि इन दोनों का क्या होता है, यहां पर आपके लिए समझौता होता है, आपको अच्छी तरीके से याद करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए आप सबको ध्यान में रखना होगा कि आप लोग क्या करते हो सर, इनका करते हो पहले समझौता या फिर करते हो जोड़। अब जैसे आप जोड़ या समझौता करोगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों को जैसे आप जोड़ करोगे तो यहां पर आपका एक नया वर्ण आ जाता है। क्या आ जाएगा आपके लिए, यहां पर आएगा एक नया वर्ण। इस नए वर्ण को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी चीज आपके लिए यह है, इस नए वर्ण का क्या नाम होता है सर, इसी नए वर्ण को विकार कहा जाता है। और विकार का मतलब होता है सर संधि कहा जाता है। संधि एक्चुअल में ये है, संधि क्या है साथियों, एक्चुअल में आपकी ये है। ये बात आप सबको ध्यान में रखना होगा। हाँ जी, अब जैसा कि मान लो यहां पर ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, आपका जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहां से अपने बात करते हैं आपके लिए, अब दोनों में जो आपका विकार उत्पन्न हुआ, यानी जो आपका आ जो नया वर्ण आया उसको संधि की भाषा में क्या कहा जाता है सर, विकार कहा जाता है। और विकार का नाम ही संधि होता है। जो विकार उत्पन्न होता है ना, उस विकार का नाम क्या होता है सर, संधि होता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद आपको करना होगा, ठीक है। अब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए पहला शब्द है उसका अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, दोनों का कर दीजिएगा आप योग। और जैसे आप योग करोगे तो आपके सामने आएगा एक नया वर्ण। क्या आएगा भैया, आपके सामने आएगा एक नया वर्ण। और जब आपके बीच में नया वर्ण आएगा तो उस नए वर्ण को हम किस नाम से जानते हैं सर, विकार के नाम से जानते हैं, उसको संधि के नाम से जानते हैं। अब जब आपने देव धन आल्य को जोड़ा और शब्द बना आपका कौन सा, इसमें परिवर्तन करने के बाद में आपने जो शब्द बनाया वो बनाया देवालय। क्या बनाया आपने, देवालय शब्द जो आपने बनाया। अब भैया आपके लिए ये देवालय जो शब्द आपका हो जाता है, इस देवालय शब्द की बात अगर करूं तो ये आपका क्या कहलाता है। अब कुछ लोग ये कह देते हैं, क्या गुरुजी ये देवालय जो शब्द बना है क्या ये संधि है, तो आपको अवगत करवा दूं ना भाई, ये संधि आपकी नहीं है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, ये संधि से उत्पन्न नया शब्द है। आपको ध्यान में रखना, संधि से उत्पन्न आपका ये नया शब्द आपके बीच में आ जाता है। संधि से नया शब्द जो है वो आपके बीच में आ जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा। अब आप सब लोग जो है वो इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे कि सर संधि, अब आपको यहीं से आपको एक बात और समझ में आ जाएगी कि सर संधि की जो परिभाषा आपके बीच में होती है, संधि की जो परिभाषा आपके बीच में होती है वो आपकी क्या होगी सर। संधि की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए ये जो आपको दिखाई दे रही है वही आपकी संधि की परिभाषा है। वही आपकी क्या है साथियों, आपकी संधि की परिभाषा आपके बीच में हो जाती है। अब जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो आपके लिए सर पहला शब्द और आपका ये जो आपका नया शब्द बना संधि से उत्पन्न नया शब्द है, इसको आप समझो और इसको आप नोट करो। सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं आपके लिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आगे की चर्चा हम करें तो आप सब लोगों के बीच में, ठीक है सर, आते हैं अपने शाब्दिक अर्थ आपका हो चुका है और आपके लिए यहाँ पर आपका मेल मिलाप समझौता आपका हो चुका है और आपके लिए एक चीज यहाँ पे हो चुकी है। अब सर संधि की जो परिभाषा आपके बीच में आती है वो क्या होती है, तो देखो यहां से मैंने कहा सर संधि की जो परिभाषा आपके बीच में होगी वो क्या होगी, तो आपको ध्यान में रखना होगा परिभाषा के बारे में अगर बात करी जाए
तो आपको याद करना होगा सर परिभाषा जो है वो किसे कहा जाता है। परिभाषा मतलब संधि किसे कहा जाता है। तो संधि की परिभाषा ये होती है कि जब प्रथम शब्द के अंत में दूसरे शब्द के प्रारंभ में निकटतम जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को मिलाने से जो नया वर्ण उत्पन्न होता है ना, या नया विकार जो उत्पन्न होता है, उसको संधि कहा जाता है। यह रहा। दो या दो से अधिक शब्दों के निकटतम वर्णों के मेल होने से यानी जोड़ होने से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि का नाम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे। हाँ, अब जैसे कि अपने बात करते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। और जैसे कि आपको मैंने कहा कि जब आपके लिए यहां से मैंने कहा कि आपको ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा परिभाषा आपके बीच में क्या आती है, उस परिभाषा की बात करते हैं। तो आपको लिखना है कि जब आपके लिए दो या दो से अधिक, आपके लिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के निकटतम वर्णों के, दो या दो से अधिक शब्दों के निकटतम वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं डाबरो? संधि कहते हैं। कर लीजिएगा इसको नोट। सेम आपके सामने जो लिखा गया है वही आपकी परिभाषा में है, आपको ध्यान में रखना, वही आपके बीच में। अब जैसे कि आपको ध्यान में रखना होगा, अब जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर दो या दो से अधिक शब्दों के जो निकटतम आपके बीच में वर्ण होते हैं उन वर्णों से उत्पन्न होने वाला जो विकार आपका आता है उस विकार को किस नाम से जाना जाता है? सर संधि का नाम कहा जाता है, जो आपके बीच में यहाँ पे परिभाषा हो जाती है। इस परिभाषा को आपको नोट करना है, करिएगा नोट फटाफट, फिर अगले पेज पर हम कुछ और चीजों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, फिर हम और चीजों के बारे में जानते हैं और आगे हम बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपके बीच में, ठीक है। अब जब आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं साथियों, और आपके लिए बहुत ही गजब तरीके से आपको ध्यान में रखना है, अगला सवाल आपके बीच में आ जाता है, अगला बिंदु आपके लिए। अब दो तीन उदाहरण मैं आपको बता दूं और उन उदाहरणों के बाद में सर संधि के भेद कितने होते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो, पहला जो भेद है वो आपके सामने आता है, शब्द आता है आपका, ठीक है, शब्द आता है आपके सामने और आपके लिए शब्द आ जाता है साथियों आपका कमला, और उसके साथ में शब्द आ जाता है आपका ईश। उसी प्रकार से आपके सामने शब्द आ जाता है आपका दिक, और उसके बाद में आपका शब्द आ जाता है गज। ठीक है, उसी प्रकार से आपके लिए शब्द आ जाता है आपका नि विसर्ग आपका आशा। तो आपके सामने दिए गए तीन उदाहरण, आपके सामने क्या दिए गए हैं साथियों? तीन उदाहरण आपके बीच में दिए गए हैं, और इन तीनों उदाहरणों की अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपको पहली बात, सर पहला शब्द क्या है, दूसरा क्या है? प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है। सर आपका पहला शब्द और दूसरा शब्द क्या है, और आपके बीच में यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका पहला शब्द क्या है और आपका दूसरा शब्द क्या है, और बीच में आपका प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है। ये चीज आपको क्या करनी होगी, पहले क्लियर करनी होगी। पहला जो शब्द है, दूसरा जो शब्द है, तीसरा शब्द है, चौथा शब्द है, ये सभी जब शब्द आपके बीच में आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको कुछ परिवर्तन, आपको बदलाव करने होंगे। यहाँ से मैंने कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, आ की मात्रा आपके बीच में आ जाती है और इधर आपके बीच में ई की मात्रा आ जाती है, कि आ के बाद में जब ई आता है तो देखो ये जो परस्पर जो वर्ण है, ये जो परस्पर जो वर्ण है, इनको मिलाने से जो ये विकार उत्पन्न हुआ ना, इसको संधि बोलेंगे। ये जो विकार आपका उत्पन्न हुआ उसको हम संधि बोलेंगे। ठीक है, यहां पर आपके लिए क्या आ जाता है साथियों, पहला जो क है उसके बाद में आप यहां पर देखोगे तो आप क का ग बनाओगे, ये जो विकार आता है इसको संधि बोलेंगे। समझ में आई बात?
यहां पर अगले उदाहरण में आप जाओगे तो आपके सामने यहां पर विसर्ग और विसर्ग के बाद में आपका आ है, तो इस विसर्ग का जब रह करोगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है वो आपकी संधि है। ये क्या है साथियों, आपकी संधि है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। सर अब आप इन सभी शब्दों को अगर आप जोड़ोगे तो आप क्या बनाओगे, अगर जब हम यहां पर बात करेंगे तो इन सारे शब्दों को यदि आप जोड़ोगे तो आपको ध्यान में रखना होगा क्या शब्द आपका बनेगा, वो आपके सामने है। जोड़िएगा आप इन सारे शब्दों को। तो यहां से मैंने कहा कि प्यारे साथियों, यहां से जो शब्द आपका बनेगा वो बनेगा सर कमलेश बनेगा। क्या बनेगा, कमलेश। यहां पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा दिग्गज बनेगा। क्या बनेगा साथियों, दिग्गज बनेगा। उसके साथ में आपका निराशा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, निराशा। क्या बनेगा साथियों, आपका निराशा जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बनेगा। अब आगे की चर्चा को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, और आपके लिए जो निराशा जो है, उस निराशा की बात अगर यहाँ पर करी जाए तो आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको याद करना होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा साथियों। अब ये जो संधि है, ये संधि है, ये संधि है। अब तीनों में अलग अलग संधियां हैं। तीन उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों में क्या है, आपकी अलग अलग संधि है। पहले में आपकी स्वर संधि है, दूसरे में आपकी व्यंजन संधि है, और तीसरा जो उदाहरण आपके बीच में आ जाता है उसमें आपके लिए विसर्ग संधि है। अगला आपके बीच में बिंदु, संधि के भेद कितने होते हैं। तो यहां पर आपके लिए अगली जो हेडिंग है वो आपके लिए है संधि के भेद आपके कितने होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो नोट करेंगे आप संधि के प्रकार। जब हम बात करेंगे सर संधि के प्रकार जो है वो आपके कितने होते हैं, तो आपको पता है, ये आपके बचपन से आप पढ़ रहे हो कि संधि के जो भेद आपके बीच में हो जाते हैं वो संधि के भेद होते हैं सर आपके तीन। कितने भेद होते हैं, तीन। और वही भेद है जो आपने थर्ड क्लास में पढ़े थे, वही भेद है जो आपने नाइन्थ में पढ़े थे, वही भेद है जो आप कंपटीशन की दुनिया में आप पढ़ रहे हो। तो इन तीनों भेदों की बात अगर करी जाए तो आपके सामने तीन जो भेद होते हैं, एक छोटा सा चार्ट बना लीजिएगा, यानी कि आप एक छोटा सा रेखा चित्र बनाइएगा और उस रेखा चित्र से आप इन तीनों भेदों को डिस्क्राइब करोगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे, पहला जो भेद आता है सर जिसका नाम होता है स्वर संधि। पहला जो भेद आता है जिसका नाम होता है आपका स्वर संधि। दूसरा जो भेद आता है उसका नाम होता है आपका व्यंजन संधि। दूसरा जो नाम होता है उसकी बात हम करेंगे तो आपके लिए व्यंजन संधि आपके बीच में आ जाता है। और उसके साथ में आपका तीसरा जो भेद आपका होता है, तीसरा जो भेद आपके बीच में होता है वो आता है विसर्ग संधि। तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा सर, आपके लिए स्वर संधि है, आपके लिए व्यंजन संधि है, और आपके लिए विसर्ग संधि है। और ये तमाम जो आपकी तीनों संधियां होती है, अब इन तीनों संधियों के जो भेद वगैरह होते हैं। अब स्वर संधि इसका नामकरण क्यों हुआ, कभी आपने सोचा कि भाई आप स्वर संधि को स्वर संधि क्यों कहते हैं, आप व्यंजन संधि को व्यंजन संधि क्यों कहते हैं, आप विसर्ग संधि को विसर्ग संधि क्यों कहते हैं। क्या इसके नामकरण की कहानी आपको पता होगी, नहीं पता है तो सुन लेना अभी थोड़ी देर बाद में, है ना। यहाँ पर अगर इनके नामकरण की कहानी यदि आपको नहीं पता है तो आप सुन लेना। और यहाँ पर पहले जो संधि है वो स्वर संधि। अब स्वर संधि में होता क्या है, प्रथम शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला, तीनों जगह पर। कैसे कह रहा हूं, प्रथम शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला, तीनों जगह पर क्या हो, स्वर हो। ठीक है, यहां पर भी आपने देखा कि प्रथम शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला, तीनों जगह पर स्वर है। और जब तीनों जगह पर स्वर आ जाए तो वहां पर आपकी स्वर संधि होती है। तो आपको ध्यान में रखना होगा स्वर संधि इसका नामकरण क्यों हुआ, कि जब आपका स्वर आ जाए और उसके बाद में भी आपका स्वर आ जाए तो आपका विकार उत्पन्न आपका स्वर का हो जाता है, तो संधि का नाम स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, यह है इसके नामकरण की कहानी। उसके बाद में यदि हम बात करें व्यंजन संधि, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, व्यंजन संधि का नामकरण की कहानी को सुनिएगा।
कि जब आपके पहले के अंत में आता है व्यंजन, दूसरे के प्रारंभ में आता है स्वर। पहले शब्द के अंत में आता है स्वर तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में आता है व्यंजन, ठीक है। और प्रथम शब्द के अंत में आता है आपका व्यंजन तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ जाता है आपका व्यंजन, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं आपके लिए व्यंजन के बाद में स्वर और उसके बाद में आपका स्वर के बाद में व्यंजन और व्यंजन के बाद में व्यंजन, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी जगह पर प्रथम शब्द के अंत में या दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि व्यंजन आ रहा है ना, दोनों में से कहीं एक जगह पर, तो व्यंजन संधि। लेकिन एक खास बात आपको और याद रखनी है कि सर व्यंजन तो आ रहा है लेकिन क्या इनका विकार जो उत्पन्न है वो आपका व्यंजन का हो रहा है क्या? अगर ऐसी कंडीशन आपके बीच में हो जाए तो वहां पर संधि आपकी व्यंजन आएगी। दोनों में से किसी एक साइड में व्यंजन और उसके बाद में उसका विकार उत्पन्न भी व्यंजन का हो रहा है, और वो भी कौन सा रूप? व्यंजन का मूल रूप जो आपको कल मैंने बताया था। अगर वो विकार उत्पन्न आपके बीच में हो जाए तो वहां पर आपके लिए व्यंजन संधि आपकी हो जाती है, वहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। ये इसकी नामकरण की कहानी है। तीसरा पार्ट देखो, बहुत आसान है। तीसरा पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको इतना आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर पहला शब्द जो आपका है, प्रथम शब्द जो है वो आपका, प्रथम शब्द के अंत में क्या हो सर? विसर्ग हो। प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? आपकी विसर्ग हो। प्रथम शब्द के अंत में आपकी विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद में आपका स्वर और विसर्ग के बाद में आ जाए आपका व्यंजन, कोई सी भी वर्ण आपका आ जाए, तो पहले के अंत में विसर्ग होने के कारण इस संधि का जो नाम है वो आपका विसर्ग संधि है, और कोई कारण नहीं है। यदि विसर्ग संधि का उदाहरण होगा तो आपका पहले के अंत में विसर्ग होगी। अब यहां पर आपका व्यंजन संधि में व्यंजन का विकार उत्पन्न हो रहा है, स्वर संधि में स्वर का विकार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन क्या व्यंजन संधि में व्यंजन आपका स्वर संधि में विसर्ग में विसर्ग का विकार उत्पन्न होगा? तो ना। इसमें जब विकार उत्पन्न होंगे ना, वो 5 परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? 5 परिवर्तन आपके बीच में होंगे। कितने परिवर्तन? 5 परिवर्तन आपके बीच में होंगे। और वो 5 परिवर्तन आपके कौन से हैं? वो 5 परिवर्तन आपके बीच में कौन से हैं? यानी कि विसर्ग के आप 5 बदलाव करोगे, मतलब 5 वर्णों में इसको बदल दोगे, आगे जो मात्रा आएगी वो बाद की बात है। अब 5 परिवर्तन कौन से, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार नोट कर लो, यहाँ तक का मामला नोट करो आप, और उसके बाद में हम चर्चा हम करेंगे, और भी बहुत सारी चर्चा। आज तो फिर इस संधि को शुरू किया हमने और बहुत बेसिक तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। आपका जो फोबिया होता है ना, उस फोबिया की बात अगर हम करें तो आपको ध्यान में रखना है हाँ जी, शायद आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले पेज पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियां जो आपकी होती है, इनका एक अपना सिस्टम होता है। ये आपके अलग तरीके से चलती है, एक इनका लंबा प्रोसेस आपके बीच में आ जाता है। तो हम एक एक संधि को अभी हम थोड़ा सा वो समझ रहे हैं, थोड़ा सा वो आपका समझ रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सर आपके 5 जो परिवर्तन हैं, जो आपके 5 जो परिवर्तन है, वो पांचों परिवर्तन आपको ध्यान में रखना होगा। वो आपके 5 परिवर्तन आपको कौन से हो जाते हैं?
तो यहां पर मैंने ये कहा कि सर आपके लिए विसर्ग संधि में क्या आते हैं, आपके 5 परिवर्तन आते हैं और इन 5 परिवर्तनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 5 परिवर्तनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये 5 परिवर्तन आपके कौन से हो जाते हैं। अब 5 परिवर्तनों के साथ में यदि उनको इसको आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा, तो आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। 5 परिवर्तनों को थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाया जाए तो आप सब लोगों को याद करना होगा साथियों कि 5 परिवर्तनों के साथ में आपका एक जो है, एक बार क्या होगा सर, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। 5 परिवर्तन जो होंगे वो होंगे, लेकिन एक बार विसर्ग का लोप भी करना पड़ेगा, ठीक है। बात आई दिमाग में कि एक बार जो है आपको विसर्ग का लोप भी करना होगा, ठीक है। एक बार क्या करना होगा साथियों, विसर्ग का लोप भी करना होगा। अब हमारे माइंड में यह आता है कि यार ये 5 जो परिवर्तन है वो आपके है कौन से, 5 परिवर्तन जो है वो आपके कौन से हैं। तो इन 5 परिवर्तनों की बात अगर करी जाए तो वो आपके बीच में कौन से हो जाते हैं। 5 परिवर्तनों की बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना होगा, 5 परिवर्तन आपके होते हैं साथियों, आपके तीनों से, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य से, उसके बाद में आपका ओ और उसके बाद में आपका रे। ये 5 परिवर्तन है। विसर्ग को आप इन 5 वर्णों में ही बदलोगे और एक बार आपको विसर्ग का लोप करना है। वो क्यों करना है, कैसे करना है, उसका एक प्रोसेस है, इसका एक अपना रूल है। जब आप उनको पांचों को परिवर्तन करोगे तो ये जो आपके 5 परिवर्तन है इनको आप बनाओगे, ठीक है। ये आपका विसर्ग संधि का था, तो मैं इस साइड में आपका यहाँ पे कर देता हूं। अब आ जाओ सर, ये तो बात होगी सर आपके लिए तीनों संधियों की बड़ी बड़ी। अब आ जाओ हम मेजर रूप से स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या होती है आपकी स्वर संधि, और स्वर संधि का जो प्रोसेस आपके बीच में होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो नोट करिएगा आप पहली संधि, और जिसको हम बहुत ही शानदार तरीके से स्वर संधि के रूप में आप जानते हो। पहले जो संधि होती है उसका नाम होता है भैया आपका स्वर संधि। और स्वर संधि की बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना होगा सर, स्वर संधि जो आपकी होती है, पहली बात इसका रूल क्या है। अभी मैंने बताया कि प्रथम शब्द है उसके अंत में क्या आना चाहिए, स्वर, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका क्या आना चाहिए, स्वर। भाई पहले के अंत में स्वर है और दूसरे के प्रारंभ में भी स्वर है, तो आपको स्वाभाविक रूप से पता होगा कि इन दोनों का जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका स्वर का होगा। तीनों जगह पर आ रहा है स्वर, तीनों जगह पर क्या आ रहा है सर, स्वर आ रहा है, इसलिए भैया इसको स्वर संधि कहते हैं। यही परिभाषा है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही परिभाषा है। प्रथम शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला यदि स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। सीधी सी गणित है। प्रथम शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला यदि क्या हो, स्वर हो, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। लिख लो, पीछे क्यों रहना है, लिख लीजिएगा। यहां पर आपको लिखना है कि जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में तथा तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए भाई, ध्यान में रखना कि प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला, और नया बनने वाला, नया बनने वाला वर्ण, नया बनने वाला वर्ण स्वर हो तो, स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप स्वर संधि कहोगे। तो उसे आप स्वर संधि कहोगे, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। होगी परिभाषा, लो जी परिभाषा भी आपकी हो जाती है।
फिर आप एक एग्जाम्पल भी लिख लो, परिभाषा भी लिख ली तो, कि पहले के अंत में और दूसरे के प्रारंभ में यदि स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। लो आपके लिए एक एग्जाम्पल, आपको आसान बना देते हैं ये काम। आपका शब्द है आपका विद्या, ठीक है, शब्द है आपका विद्या जिसको आप अर्जित कर रहे हो, और उसके बाद में आपका एक शब्द है सर अर्थी। अर्थी का मतलब ग्रहण करने वाला। अर्थी और अर्थी शब्द में अंतर होता है, याद कर लेना। भाषा में दो प्रकार के अर्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुना होगा आपने, जैसे मैंने अर्थी शब्द बोला तो आपने अंदाजा लगाया यार कौन से शब्द की बात करें। एक अर्थी में र पूरा है, स्वर सहित है, और दूसरे अर्थी में र जो है वो आपका स्वर रहित है। अब स्वर सहित र वाला जो अरथी, अरथी अर्थी शब्द है, और यहां पर अर्थ में ये जोड़कर अर्थी बनाया गया है। अंतर है दोनों में, क्या अंतर है देख लो। ये जो अर्थी है, आपको पता है जब आपका कोई व्यक्ति मृत्यु पा जाता है तो वहां पर आपके लिए, जिसके लिए वो आपकी शव जो है उसको क्या कहा जाता है, शव सैया जो इसको आप बोल सकते हो, उसको आप अर्थी कह सकते हो। शव सैया की बात अगर करी जाए तो उसको अर्थी बोल सकते हो। और ये जो अर्थी होता है जिसकी बात कर रहा हूं, ग्रहण करने वाला, यानी आप लोग जो है वो आपके अर्थी ये वाले हैं। तो इसलिए विद्या का अर्थ करने वाले याचक लोग जो होते हैं उनको विद्यार्थी कहा जाता है। तो देखो आपका प्लस को देखना है सबसे पहले, उससे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये मात्राएं आपको हटानी आनी चाहिए। प्लस से पहले क्या है और प्लस के बाद में क्या, दोनों साइड में स्वर है। मोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संधि तो स्वर है भाई, स्वर होने चाहिए, संधि स्वर है। और आपके सामने एक नया वर्ण बन गया आ। नया वर्ण जब आपका बनता है आ तो आपको ध्यान में रखना होगा, तो शब्द आपका क्या बनेगा भैया, अर्थ शब्द जो बनेगा आपका विद्यार्थी बनेगा। शब्द क्या बनेगा, विद्यार्थी बनेगा। शब्द क्या बनेगा आपका, विद्यार्थी बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो स्वर संधि का उदाहरण है। सवाल नेक्स्ट आता है, स्वर संधि के भेद आपके कितने होते हैं। अब जब हम यहाँ पर स्वर संधि के भेदों की बात अगर करी जाए तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। स्वर संधि के भेदों की बात अगर करी जाए तो कितने भेद होते हैं, ये भी बेसिक सवाल है। पिछले साल ये सवाल ट्रेंडिंग में रहा था। कुछ भी नहीं है सवाल, सबसे गोलू सवाल है, सबसे हल्का सवाल है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद कोई नहीं पूछता, स्वर व्यंजन विसर्ग। सवाल एग्जामिनर ने पूछा स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, और हर बच्चे की जबान जबान पर होता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये तो मतलब जिसको नहीं आता इसका मतलब तो बिल्कुल वो मतलब अनभिज्ञ है हिंदी व्याकरण के बारे में। तो लिखो, संधि के, स्वर संधि के प्रकार आपके कितने होते हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। जब हम स्वर संधि के प्रकारों की बात अगर करेंगे तो यहां पर आपके लिए अगली जो चर्चा आपके बीच में आएगी वो ये आएगी सर, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो लाला आपको याद करना, स्वर संधि के जो भेद है वो आपके 5 है। कितने भेद है साथियों, 5 भेद आपके बीच में हो जाते हैं। कौन कौन से 5 भेद है शायद आप लोगों को पता होगा। 1 मिनट सोचो कौन से 5 भेद है, और फिर ये सोचो कि मैं जो बता रहा हूं वही 5 भेद आप सोच रहे हो क्या, है ना। ठीक है, सोच लिए होंगे आपने 5 भेद। ठीक है, कोई बच्चे ज्यादातर लाइव नहीं है तो इसलिए शायद मुझे रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और चलो भैया, अब ये जो 5 भेद आपके बीच में आते हैं वो 5 भेद आपके कौन से होते हैं। ठीक है, करें शुरू। अब तो यहां पर अपने बात करते हैं, तो आपके लिए सर संधि के 5 भेद जो आपके हैं वो कौन से 5 भेद हैं। तो देखो भैया, 5 भेदों की बात करें तो एक रेखा चित्र बनाते हैं अपने ऐसे करके, और इन पांचों के जो नाम है वो हम लिखने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, है ना। थोड़ा ऐसे ऊपर करके लिखते हैं। और ये 5 जो भेद है, आपका पहला भेद
यहाँ पे लिखेंगे कार्य जब भी आप करो नोट्स बनाओ तो अच्छे खासे बनाने हैं नोट्स, है ना। अगला कोई देखे यार नोट्स तो अच्छे बनाए हैं बच्चे ने, अब पढ़ाई कैसे करता है वो बाद की बात है, बट नोट्स तो अच्छे बनाए हैं। तो बस ये आपको इतनी सी दात मिल जाएगी कि नोट्स अच्छे बनाए हैं तो आपको वहां से सकारात्मकता मिलती है। चलो पहला जो भेद आपका होता है वो कौन सा होता है? स्वर संधि का पहला जो भेद होता है वो होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। पहला जो भेद होता है सर, पहला जो भेद होता है वो आपका होता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आपको दूसरे भेद की बात अगर करनी है तो आपको नोट करना है सर गुण स्वर संधि। क्या करना है आपको? गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। और तीसरे भेद की बात अगर करी जाए तो गुण के बाद में आपका आता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि यहां पर आपको याद करना है 4 नंबर पर आपके बीच में आ जाता है सर यण स्वर संधि। 4 नंबर पर आपके बीच में आ जाता है सर यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और उसके बाद में आपका पांचवा जो भेद होता है पहले आप अयादी, चलो चलते हैं फिर ऐसे ही चलने देते हैं। और पांचवा जो भेद होता है वो आपका अयादी स्वर संधि आपके बीच में आ जाता है। वैसे देखा जाए तो इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि पहले दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादी ही करूं, लेकिन मैं तो आपको इसी प्रकार से पढ़ाया करता हूं कि ये जो आपके 5 जो संधियों के जो भेद होते हैं उन पांचों भेदों को हम उसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं। अब जब 5 भेदों की बात अगर करी जाए तो आपका है सर दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आपकी यण और अयाधी स्वर संधि आपके बीच में हो जाती है। इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 संधियों के जो भेद आपके आ जाते हैं ये स्वर संधि के भेद हो जाते हैं। और इन सब का लक्षण एक ही है, इन पांचों संधियों का लक्षण एक ही है। और वो लक्षण आपका कौन सा है? अगेन बता रहा हूं आपको, पहले के अंत में स्वर है और दूसरे के प्रारंभ में स्वर है और आने वाला विकार भी स्वर है इन पांचों संधियों में। लेकिन क्या स्वर कौन सी संधि में आएगा वो तो आगे चलकर आप प्रॉपर रूल में पढ़ोगे। ठीक है, प्रॉपर रूल में पढ़ोगे। ठीक है, आ जाओ भैया। अब मैं आपको इन पांचों संधियों को पढ़ाने से पहले एक बार इनका छोटा सा परिचय आपको बता देता हूं। इनका छोटा सा परिचय आपका ये होता है कि सर दीर्घ स्वर संधि क्या है। भाई जिस दिन आप जब आप दीर्घ स्वर संधि की व्याख्या करोगे तब आपके माइंड में रहे कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, फिर उसके बाद में गुण क्या है, फिर वृद्धि क्या है, यण क्या है और आपकी अयादी क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए दीर्घ स्वर संधि का स्ट्रक्चर आपके बीच में बताने जा रहा हूं। बस आपको याद करना है एक सीक्वेंस से, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं वैसे आप याद करने की। इनको अलग पेज पर करेंगे, है ना। इसको आप छोड़ो एक बार, यहीं पे कर लो, नोट कर लो। अगले पेज पर हम सेपरेट रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कर लिया होगा शायद आपने इसको। तो अगले पेज पर जब आपके बीच में आता है बिंदु तो आपके लिए कौन सा लिखना है? स्वर संधि का समेकित विवरण। हेडिंग आपको यह डालनी है स्वर संधि का, स्वर संधि का, स्वर संधि का समेकित विवरण। यहां पर आपको याद करना होगा साथियों, स्वर संधि का समेकित विवरण। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात यहां पर करते हैं कि स्वर संधि का समेकित विवरण का मतलब ये होता है कि एक तो आप पूरा टॉपिक पढ़ रहे हो और उससे पहले आपके सामने एक समरी हो। जब आप न्यूज टेलीविजन के सामने बैठते हो और आपके सामने न्यूज आती है और न्यूज एंकर आपको क्या करता है, 1 मिनट में वो बताता है बातें कि आप अगले 30 मिनट में क्या देखने वाले हो। अब अगले कुछ दिनों में आप क्या देखने वाले हो उसका समेकित मैं आपको बता रहा हूं, है ना। समझ रहे हो ना बहुत अच्छी तरीके से। उसका समेकित मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। अब आइएगा सर, यहां पर आपके लिए सबसे पहले आपको याद करना है, सबसे पहले आपको जो 11 जो स्वर हैं इन 11 स्वरों को आप क्या करोगे, 2 भागों में विभाजित कर दोगे। क्योंकि स्वर संधि है तो आपको स्वर याद होने चाहिए।
भाई स्वर संधि है तो 11 स्वर आपके माइंड में होने चाहिए, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो आप जब स्वरों को याद करोगे तो आप सबको यहां से अच्छी तरीके से याद करना, स्वर कौन कौन से। सर आपका आता है ए, फिर आता है आपका आ, ए, ई, उ, और ऊ आ जाता है आपका, और उसके बाद में आ जाता है री। और अगला जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम जानने वाले हैं, इसमें आपको बताऊंगा मैं कि इसमें आता है आपके अंतिम चार ए, आई, ओ और औ। इन चारों का मामला थोड़ा अलग ही है, इन चारों का मामला थोड़ा सा अलग ही रहता है, क्योंकि ये चार जो है वो अलग ही कैटेगरी के प्राणी हैं, हमेशा अलग रहेंगे, लगभग संधियों में भी अलग रहेंगे। तो आपके लिए ये 11 जो स्वर है, इन 11 स्वरों को आप याद कर लो ऐसे दो भागों में। तो आप जब 11 स्वरों को दो भागों में याद करोगे और आपकी संधि आती है पहली कौन सी, पहली संधि आती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। पहली संधि आती है आपकी कौन सी लाला, दीर्घ स्वर संधि आती है। दीर्घ स्वर संधि भी इसका नाम क्यों है, सवाल तो यहां भी अटकता है कि इसका नाम दीर्घ क्यों है। तो दीर्घ आपका इसलिए है क्योंकि यहां पर जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ स्वरों का विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, दीर्घ स्वरों का विकार उत्पन्न होता है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा कि दीर्घ स्वर संधि में जो आपके लिए ए, आई, ओ, औ जो है इनका कोई काम नहीं होता है। भाई जब इनका काम ही नहीं था तो फिर लिखने की क्या आवश्यकता थी, लिखने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए कि जब ए, आई, ओ, औ की बात करते हैं तो दीर्घ संधि में इन चार स्वरों का नाम ही नहीं होगा, ये चार स्वर आएंगे नहीं, चाहे वो पहला का अंतिम है, दूसरे का प्रारंभिक है या नया है। उसकी अगर बात करी जाए तो इन चारों की अगर बात करी जाए तो सर जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सर जब आपके लिए इन चारों का काम नहीं है, लेकिन प्रथम शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या नया बनने वाला, इनमें से अगर आपका हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ, दीर्घ उ और री जब आपका आ जाता है तो वहां पर आपके लिए किसका विकार उत्पन्न होता है, आ का विकार उत्पन्न होता है, ई का विकार उत्पन्न होता है और ऊ का विकार उत्पन्न होता है, और आपके सामने दीर्घ री का विकार आपका उत्पन्न हो जाता है। अब आप लोगों के बीच में हमने यहाँ पे कहा कि सर अपने लिए बात आपको करनी है कि सर जब आपके सामने जब दीर्घ स्वर की बात जब आपके बीच में की जाती है तो आपको याद करना होगा सर दीर्घ संधि में आपका क्या होता है साथियों, समान स्वरों का योग होता है। समान स्वरों का क्या होता है साथियों, योग होता है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान किसमें, समान स्वरों का, समान स्वर का मतलब होता है जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, क्योंकि इन चार का उच्चारण स्थान क्या है, भिन्न भिन्न है। इन चारों का उच्चारण स्थान आपका क्या है, भिन्न भिन्न है। इन चारों का उच्चारण स्थान आपका क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, इन चारों का उच्चारण स्थान आपका क्या है, भिन्न भिन्न है। लेकिन दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, समान स्वरों का योग होता है। और जब आपका विकार जब आता है तो विकार आता है उसी का दीर्घ रूप, उसी का दीर्घ रूप। कहने का भाव आपका ये हुआ कि जब ए या आता है तो समान स्वर है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ है तो इसका दीर्घ रूप आपको जोड़ने को मिलेगा। जब हर्स्व और दीर्घ आते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है तो आपका दीर्घ तालु आपको करना, दीर्घ करना, उसी का दीर्घ रूप लिखा है नहीं, उसी का आपको लिखना दीर्घ रूप, उसी का दीर्घ रूप, इसी का दीर्घ रूप आपको लिखना है। ठीक है, इसी का दीर्घ रूप लिखना है। और यहाँ पर आपका हर्स्व और दीर्घ आ जाए तो उसका ओ बनाना है, अगर री आ जाए तो उसको री में बदल देना है। तो आप सबको ध्यान में रखना, ए या आ के बाद हर्स्व ई और दीर्घ ई आ जाए तो ई में बदलोगे, हर्स्व उ और दीर्घ उ आ जाए तो दीर्घ उ में बदलोगे, और उसी प्रकार से आपका री आ जाता है तो दीर्घ री में बदलोगे। यही आपकी दीर्घ स्वर संधि की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, तो आप सबको याद करना। अब इससे आगे वाली जो संधियां है ना उसकी चर्चा तो हम अगली क्लास में करेंगे। अब टाइम ये कह रहा है कि भाई साहब अब छोड़ो पीछा हमारा, और कल हम जुड़ते हैं आपके सामने। अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना इस पूरे सिस्टम को। और कल हम दीर्घ स्वर संधि के बाद में गुण, वृद्धि, यण, अयादि क्या होती है और फिर इनकी व्याख्या विस्तृत रूप से करेंगे। जब आप कल की क्लास में आप पढ़ने के लिए आओ
तो आज जो आपने पढ़ा है, एक बढ़िया स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका रिवीजन करके आए। तो आपको बढ़िया स्टूडेंट बनना है तो इसका रिवीजन करना है, मेरा विषय हो चाहे वो किसी का भी सब्जेक्ट हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अपने ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।